Hello friends, welcome to next video of CS Executive Setting Up Subject। ये वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टार्टअप वाला चैप्टर जो कि आपके बुक का है 9th चैप्टर, स्टार्टअप्स एंड इट्स रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम कि एक स्टार्टअप एक्चुअल में होता क्या है। तो स्टार्टअप मतलब एक ऐसा बिजनेस जो कि एक इमर्जिंग और फास्ट ग्रोइंग है। इमर्जिंग मतलब क्या, नया नया बना है और अभी धीरे धीरे आगे ग्रो कर रहा है। ठीक है, आज के दौर में अगर एग्जाम्पल दूं तो आप सभी जो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है ना, उनको स्टार्टअप के कैटेगरी में डाल सकते हो। जैसे कि हमारा स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, ये सब जो कंपनीज है ये अभी नए नए बिजनेस ही है, अभी धीरे धीरे इमर्ज ही कर रहे हैं। अभी मतलब इनको प्रॉफिट्स भी नहीं हो रहे, पूरा डिस्काउंट में पैसा लुटा रहे अपना ये। ठीक है, तो ये इमर्ज कर रहे हैं और धीरे धीरे ग्रो भी हो रहे। क्यों? क्योंकि इनका कस्टमर बेस भी बहुत बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे मोबाइल नेटवर्क पहुंच रहा है, जैसे जैसे मोबाइल सब्सक्रिप्शन बढ़ रहे हैं, डेटा पैक सस्ता हो रहे जा रहा है, इनके कस्टमर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, तो बिजनेस भी ग्रो कर रहा है। देन दिस एम्स टू सॉल्व एन अनमेट नीड। अनमेट नीड मतलब क्या कि एक ऐसी जरूरत अपनी सेटिस्फाई करता है जो आज तक किसी ने सॉल्व ही नहीं की थी। ठीक है, अभी जैसे ओला के पहले क्या सीन रहता था, आपको अगर किधर जाना है तो आपको चल के घर से निकलना पड़ता था, मेन रोड तक आना पड़ता था, या जहाँ कहीं पे भी रिक्शा स्टैंड है फिर उसको बुलाना पड़ता था, फिर रिक्शा से जाते थे। ठीक है, और ओला के पहले किसी ने मतलब अदर देन मेट्रो सिटीज किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि रिक्शा के अलावा अपन कार में भी सफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ओला उबर जब वो स्टार्टिंग में आया तब उन्होंने क्या, कार टैक्सी, फिर वो कूल कैब्स मतलब एसी टैक्सी की सर्विस देना शुरू की। तो उससे पहले ये सर्विस कोई देता नहीं था, दैट वाज एन अनमेट नीड। ठीक है, वो कोई सेटिस्फाई नहीं करता था। अगर हम कैब भी बुक करते थे तो हम बाहर गांव जाने के लिए कैब बुक करते थे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इंट्रा सिटी हमको किधर भी कैब्स नहीं मिलते थे अदर देन मेट्रो सिटीज ऑब्वियसली। तो उन्होंने क्या किया, फिर कार लाए अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, उनको एज अ टैक्सी चलाया। फिर आप मोबाइल से ही घर बैठे बैठे कैब बुक कर सकते हो, वो आपके दरवाजे तक आ जाएगी, फिर आपको पिक करेगी, आपको जहां जाना है वहां पे छोड़ देगी। पेमेंट भी ऑटोमेटेड हो जाता है, डिजिटल पेमेंट्स भी वहां पे अलाउ करता है, या कैश में भी आप दे सकते हो। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया अनमेट नीड का। होपफुली आपको ये समझा होगा। एंड थर्ड पॉइंट इज वायबल बिजनेस मॉडल अराउंड इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विसेज। मतलब क्या, इनके जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज रहते हैं ये हमेशा इनोवेटिव रहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ आपको नया दिखने को मिलता है। ठीक है, और नया दिखने को मिलता है मतलब आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, और नया दिखता है मतलब ऐसा नहीं कि हवे में बातें कर रहे, कुछ भी बोल रहे। ठीक है, कि अभी मैं एयर टैक्सी लाऊंगा, किधर भी जाने के लिए हवाई जहाज से सर्विस दूंगा। इज इट पॉसिबल? नहीं, उतना रनवे के लिए, रनवे में अपना औरंगाबाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, या कोई भी दूसरी सिटी खत्म हो जाएगी। तो वायबल का मतलब क्या है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी होना चाहिए, नया भी कुछ तो भी होना चाहिए, कुछ तो भी आज तक किसी ने देखा नहीं होगा, सोचा नहीं होगा, ऐसा कुछ तो भी होना चाहिए, और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम कैब सर्विसेज का एग्जांपल देख रहे थे, तो वो तो नया था, आज तक किसी ने सोचा नहीं था कि यार मोबाइल से टैक्सी बुलवा सकते वगैरह, ऐसा कुछ सोचा नहीं था। ठीक है, और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी था स्मार्टफोन्स की वजह से। ठीक है, स्मार्टफोन एंड डेटा पैक की वजह से। तो ऐसा बिजनेस वायबल होना चाहिए और इनोवेटिव भी होना चाहिए। वंस अगेन देख लेते हैं स्टार्टअप मतलब क्या। तो एक नया बिजनेस है, इमर्जिंग है, उभरता हुआ है, फास्टली ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऑब्वियसली कुछ तो भी इनोवेटिव लेके आया तो उसकी डिमांड ज्यादा रहेगी ही। ठीक है, फिर एम्स टू सॉल्व एन अनमेट नीड, जो नीड आज तक किसी ने सेटिस्फाई नहीं किया वैसे नीड सेटिस्फाई करने की ये बात करते हैं। फिर एक वायबल बिजनेस रहता है, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल बिजनेस रहता है, और इनके प्रोडक्ट्स या फिर सर्विस दोनों इनोवेटिव रहते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको स्टार्टअप का एक बेसिक डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और हम अगर एक अलग पॉइंट पे बात करें तो देखिए, ऑब्वियसली हर एक स्टार्टअप कुछ ना कुछ अपनी तरफ से नया देने की कोशिश करता है। ठीक है, और हर एक बंदा कुछ ना कुछ नया ट्राई करने में सक्सेसफुल हो, ये पॉसिबल हो भी नहीं सकता। इसीलिए स्टार्टअप्स का फेलियर रेट बहुत ज्यादा रहता है। मतलब 100 स्टार्टअप्स अगर स्टार्ट हो रहे होंगे तो उनमें से ज्यादा 10 या 12 ही आगे जाके बड़े नाम बनते हैं, फिर वो अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे ओला उबर शुरू हुआ, उसके साथ ही बहुत सारे छोटे छोटे कंपनीज ने वैसी सर्विस शुरू की थी। अगर आपको याद होगा, शायद आपने न्यूज में वगैरह, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखी होंगी,
तो आई गेस राडो बोल के कुछ तो भी टू व्हीलर टैक्सी का लॉन्च हुआ था औरंगाबाद में, ठीक है, और उन्होंने बहुत जगह पे भी लॉन्च किया है, बट अभी औरंगाबाद में तो उनका बंद हो गया, ठीक है, बाकी जगह पे चल रहा होगा नहीं चल रहा होगा वो तो पता नहीं, बट औरंगाबाद में उन्होंने स्टार्ट भी किया था बट वापस बंद गिर गया क्योंकि उसको चाहिए वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक है। तो ऐसा होता है, रिस्क रेट बहुत ज्यादा रहता है, फेलियर रेट बहुत ज्यादा रहता है। दोस्तों अभी हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ स्टार्टअप, कि कोई भी स्टार्टअप बेसिकली इवॉल्व कैसे होता है, ठीक है। इवोल्यूशन मतलब क्या, हमने, आप जब स्कूल में रहते थे हिस्ट्री में इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड देखा होगा, कि पढ़ा होगा कि कैसे पहले दूसरे मतलब सिंगल सेल एनिमल्स आए, फिर उसके बाद मल्टी सेल एनिमल्स आए, फिर पानी और जमीन दोनों पे रहने वाले एनिमल्स आए, फिर जमीन वाले एनिमल्स से बंदर की प्रजाति आई, ठीक है, फिर बंदर धीरे धीरे इवॉल्व होते होते ह्यूमंस में ट्रांसफॉर्म हुए, ठीक है। तो ये क्या था, दिस वाज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। तो अभी हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ स्टार्टअप, कि कोई भी स्टार्टअप अगर शुरू हो रहा होगा तो कहां से शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, और उसके सक्सेसफुल बिजनेस बनने तक क्या क्या अलग अलग स्टेप्स रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट स्टार्टअप का, या फिर जहां से स्टार्टअप शुरू होता है, दैट इज को फाउंडिंग टीम, ठीक है। को फाउंडिंग टीम मतलब क्या, बेसिकली फाउंडर टीम, ठीक है, या कंपनी लॉ की भाषा में अगर हम बोले तो प्रमोटर्स, ठीक है। तो स्टार्टअप एक इधर कंपनी रहेगी, एलएलपी रहेगी, या पार्टनरशिप रहेगी, ठीक है। तो ये कंपनी एलएलपी ये तो आर्टिफिशियल पर्सन हो गए, ठीक है, ये तो नेचुरल पर्सन नहीं है। स्टार्टअप बनने के पीछे किसी ना किसी नेचुरल बंदे का दिमाग होना चाहिए, कुछ ना कुछ आइडिया आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है, तभी जाके आप उसको आगे चल के एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप दे सकते हो और आगे चल के उसको एक कंपनी का रूप दे सकते हो। तो को फाउंडिंग टीम सबसे पहले आती है। को फाउंडिंग टीम मतलब क्या, मैंने आपको डायरेक्ट लैंग्वेज में अपने कंपनी के लैंग्वेज में बोल लूं तो प्रोमोटर्स लोग, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं हूं, ठीक है, मेरे मन में कुछ भी आइडिया आता है, फॉर एग्जांपल चलो स्विगी जैसा मॉडल ले लेते हैं, ठीक है। मान लो अभी आज के ज़माने में कोई भी स्विगी जोमेटो ऑनलाइन डिलीवरी वाला नहीं है, तो मैं क्या सोच रहा था कि यार मैं एक ऐसा ऐप लॉन्च करूंगा जो मोबाइल से खाना मंगा सकता है, ठीक है। मोबाइल ऐप बनाऊंगा, लोग खाना मंगाएंगे, होटल उस पर लिस्टेड रहेंगे, मेनू बिनू दिखेगा फर्स्ट क्लास, ऑर्डर करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, फिर बंदा आएगा खाना लेके डिलीवर कर देगा, काम खत्म, ठीक है। बंदे को कमीशन देंगे, जो भी होगा वो, ठीक है, ऐसा सोचा मैं, ठीक है। तो ये सोचने से स्टार्टअप बन गया क्या, ये सोचने से स्विगी जोमेटो बन गया क्या, नहीं, मेरे को एक टीम बनानी पड़ेगी, ठीक है। अभी मान लो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मेरा कोर एरिया क्या है, मेरा कोर एरिया है फाइनेंस एंड टैक्सेशन, ठीक है, ये फील्ड में मैं दिमाग लगा सकता हूँ, बट ऐप डेवलपमेंट में मैं दिमाग लगा सकता हूँ क्या, मैं खुद का ऐप बना सकता हूँ क्या, फिर वो पूरी टेक्निकलिटी हैंडल कर सकता हूँ क्या, नहीं, मेरे को एक मेरे साथ में एक इंजीनियर टाइप का बंदा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई तो भी चाहिए जो ये टेक्निकल चीजों में एक्सपर्ट हो, ठीक है। मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ, मैं शेयर कैपिटल वगैरह मैनेज कर सकता हूँ, कंप्लायंस वगैरह मैनेज कर सकता हूँ, ऑल दैट थिंग, ठीक है। इन्वेस्टर्स से बात कर सकता हूँ, इक्विटी डेट जो भी है वो सब चीज़ें अपने को फर्स्ट क्लास आती है, सीएस लोगों को, बट क्या अपन ऐप डेवलप कर सकते क्या, नहीं। तो मेरे को वो ऐसा एक मेंबर लगेगा, फिर मेरे को एक लॉयर लगेगा, ठीक है। लॉयर क्यों लगेगा, क्योंकि हर एक जोन के लॉज अलग अलग रहते हैं, लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर अपन कुछ ऐसा चीज डिलीवर कर दे जो वहां पे लीगली बैंड है तो अपने तो लग जाएंगे, ठीक है। तो एक लॉयर भी लगना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड अपने को क्लियर होना चाहिए, अगर अपन लॉ फॉलो नहीं करेंगे, लॉ में कहीं भी अपना कंप्लायंस ये हो गया, मतलब कुछ भी गलत सलत हो गया तो बहुत भारी पेनल्टी लग सकती है। तो ये बेसिकली हो गई एक को फाउंडिंग टीम। को फाउंडिंग टीम मतलब कि ये टीम का वो आइडिया रहता है, ठीक है। होपफुली आपको को फाउंडिंग टीम समझी होगी। देन नेक्स्ट इज मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या फिर प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप की अगर मैं बात करूं तो ये जनरली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखा जाता है ये वर्ड, ठीक है। प्रोटोटाइप क्या रहता है, एक समझो आप कार डिजाइन कर रहे हो या फिर आप कोई बाइक डिजाइन कर रहे हो, तो आपने पिक्चर्स में मूवीज में वगैरह देखा होगा, देखो कि वो एक कंप्यूटर स्क्रीन रहती है, फिर उसमें वो ऐसे ब्लू प्रिंट बनती है, फिर वो ऐसे पहिए लगते हैं, फिर वो हैंडल लगते हैं, फिर उसको मॉडिफाई करते हैं और फिर वो उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। दैट इज नथिंग बट प्रोटोटाइप, कि वो बस एक गाड़ी का आइडिया है,
ठीक है। अभी ये प्रोटोटाइप वर्ड यहाँ पे स्टार्टअप के कंटेक्स्ट में मतलब क्या कि ठीक है आप स्टार्टअप बना रहे हो, बट स्टार्टअप का अपना कुछ ना खुद का कुछ तो भी प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट मतलब क्या, एक तो आपके पास प्रोडक्ट रेडी है, जैसे मैंने जोमेटो वाले एग्जांपल में आपको बताया कि मेरा आइडिया रेडी है, मैं सर्विस सेक्टर में जा रहा हूँ, मेरे को बस होटल से खाना लेना है और कस्टमर के दरवाजे तक पहुंचाना है, ठीक है। ये मेरी सर्विस वाला प्रोडक्ट है। प्रोटोटाइप मतलब क्या, प्रोटोटाइप मतलब ठीक है भाई आपका प्रोडक्ट अभी तक ठीक ठाक से बना नहीं है, बट एटलीस्ट उसका आइडिया तो भी रेडी है, एटलीस्ट उसका ब्लूप्रिंट तो भी रेडी है। ऐसा कुछ ना कुछ होना चाहिए। बिना प्रोडक्ट के क्या क्या स्टार्टअप, ठीक है। हमने पिछले स्लाइड में तो देखा अनमेट नीड सॉल्व करनी चाहिए। अनमेट नीड सॉल्व कौन करेगा, एक तो कोई तो भी प्रोडक्ट या फिर कोई तो भी सर्विस, तो वो तो होना ही चाहिए, उसके बिना कैसे स्टार्टअप होगा। देन रिसर्च, आइडियाज, टेक्नोलॉजी, ठीक है। अभी रिसर्च, आप एक कोई तो भी इनोवेटिव प्रोडक्ट या फिर इनोवेटिव सर्विस लेके आ रहे हैं, कुछ तो भी नया लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो वो उसके ऊपर रिसर्च तो करनी पड़ेगी। रिसर्च क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपको कहीं पे भी रेडीमेड नहीं मिलने वाला। चलो मैं आज के टाइम का आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक हाथ पे मैं मेरा एक कैफे शुरू करने जा रहा हूँ। मेरे पास दो बिजनेस आइडियाज हैं, एक मेरे को कैफे शुरू करना है और दूसरा मेरे को ये एग्जांपल ले लेते हैं, जोमेटो टाइप बिजनेस शुरू करना है, जोमेटो स्विगी टाइप ऑनलाइन फूड डिलीवरी का बिजनेस शुरू करना, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी अपने एग्जांपल में जोमेटो स्विगी आज के डेट में है ही नहीं, मैं वो इन्वेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये अज्यूम करके चलो एग्जांपल के हद तक। तो अभी अगर मेरे को कैफे डालना है, किधर कैफे खोलना है, तो मेरे को उसके लिए कुछ खास रिसर्च करने की जरूरत है क्या, मतलब रिसर्च तो ऑब्वियसली करनी पड़ेगी, ठीक है। हर एक बिजनेस में रिसर्च करनी पड़ती है, उसके बिना आप किधर भी हाथ नहीं डाल सकते। बट कुछ खास मतलब बहुत ज्यादा दिमाग लड़ाना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ है क्या, नहीं। क्या एक दूसरा कैफे देख लो कोई भी, चलो वो क्या 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 चीजें बेचते हैं, लोग क्या क्या खाना पसंद करते हैं। अभी समझो फॉर एग्जांपल मैं औरंगाबाद में कैफे डाल रहा हूँ, तो मैं औरंगाबाद की मेंटेलिटी देखूंगा। तो यहाँ पे मेंटेलिटी कैसी है भाई, खाने में दम होना चाहिए बट प्राइस भी कम रहनी चाहिए। ज्यादा प्राइस अगर लगाओगे तो आपका नुकसान हो सकता है, लोग आपके पास आएंगे नहीं। यहाँ पे लोग जनरली ज्यादा प्राइजेस देते नहीं है। सिमिलरली अगर मैं पूना में डाल रहा हूँ, तो पूना में कौन सा कुछ भी प्राइजेस लगा लो, आपको हर टाइप का क्राउड मिल जाता है, वो आपको ज्यादा पैसे देके भी आपका खाना खा लेंगे, या फिर आप जो भी दोगे वो खा लेंगे, ठीक है। तो औरंगाबाद की हद तक रिसर्च मेरी इतनी रहेगी क्या कि मेनू क्या क्या रहने वाला है, फिर वो मेनू कैसे कैसे बनाते हैं, उसकी रेसिपीज क्या है और प्राइस क्या रखनी है, ठीक है, वो उतना हो गया। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोकेशन क्या रहेगा, लोकेशन भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से उतनी नॉमिनल रिसर्च है वो, उसमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं है, मतलब मेहनत है नहीं है ऐसा नहीं है, बट अगेन आई एम कंपेयरिंग इट विथ स्टार्टअप। तो ये हो गया, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं, अपन ने जो था, जो चीजें थी पहले से ही दुनिया में एग्जिस्टिंग थी, उसको ही कॉपी किया, ठीक है। बस अपन ने अलग से सीख लिया उसको कि कैसे करना है अभी। बट वेरस जब आप स्टार्टअप में जाते हो, तब आप कुछ तो भी नया करते हो, कुछ तो भी इनोवेटिव करते हो, तो आपको इधर बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके दिमाग के सामने नहीं है, ठीक है। जैसे मैं समझो फर्स्ट टाइम जोमेटो बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को बहुत चीजें सोचनी पड़ेगी कि यार लोगों को सही में इसकी जरूरत है क्या, लोग सही में होटल जाना नहीं चाहते क्या, घर पे बैठ के मंगाएंगे क्या, क्योंकि होटल में जाना, फैमिली टाइम एंजॉय करना, वो मजा भी अलग रहता है, ठीक है। तो घर पे मंगाएंगे क्या सही में लोग, अच्छा ठीक है चलो मंगाएंगे, तो बट लोग ऐसा ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे क्या, डिलीवरी मैन पे भरोसा करेंगे क्या, ठीक है। फिर होटल वाले मेरे ऐप पे लिस्ट होंगे क्या, वो मेरे को मेरा कमीशन देंगे क्या, रेडी रहेंगी क्या। अभी मान लो औरंगाबाद जैसे सिटी में एक बहुत नामी होटल है, ठीक है, उसको उसका बहुत होटल चलता है, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ऑनलाइन देने की जरूरत नहीं, कोई भी लोग मतलब बाहर जाना बोले तो वही होटल, एक एबीसी नाम लेते, किसी का प्रमोशन नहीं करने का, एक एबीसी होटल है, बाहर जाने का बोले तो वही होटल, सब मस्त चलता हो एकदम, ठीक है। अभी वैसे अगर समझो 3-4 होटल रहे, तो वो मेरे ऐप पे आएंगे क्या, मेरे को कमीशन देने को रेडी होंगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि भाई लोग घर पे बैठ रहे खाएंगे या मेरे यहाँ पे आने वाले, मैं बहुत अच्छी क्वालिटी देता, लोगों को मेरे यहाँ पे आना पसंद है, ठीक है। तो ऐसा मेरे को वो भी सोचना पड़ेगा कि होटल मेरे ऐप पे लिस्ट करेंगे क्या, वो मेरे को मेरा कमीशन देंगे क्या। फिर मेरे को डिलीवरी मैन का सोचना पड़ेगा, यार इनको कैसे मैनेज करना, इनका खर्चा निकलेगा क्या, इनका पेट्रोल का खर्चा निकलेगा क्या, इनकी सैलरी निकलेंगी क्या, वो सब चीजें।
और फिर बाद में ऐप डेवलपमेंट के ऊपर बहुत रिसर्च करना पड़ता है। अभी इनका रिसर्च अभी भी चल रहा है। देखो आपको जोमेटो स्विगी के अपडेट्स क्यों आते रहते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली ऐप में कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं और कस्टमर को कुछ बेहतर देने की कोशिश करते हैं। इसके लिए ऐप्स में भी उनके अपडेट्स आते रहते हैं। ठीक है, तो ये रिसर्च आपको कंटिन्यूसली करनी पड़ती है। आइडिया मतलब क्या, एक कुछ तो भी नया आइडिया आपके पास होना चाहिए। एंड टेक्नोलॉजी, देखिए आज के ज़माने में अगर आपको कुछ हटके देना है, आज अगर आपको कुछ ऐसा यूनिक देना है, ठीक है, तो कन्वेंशनल सब ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। कन्वेंशनल मतलब क्या, जुने पुराने, ठीक है, जो सदियों से चले आ रहे हैं, वो सब ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। अगर आज के ज़माने में आपको कुछ फास्ट देना है, कुछ तो भी नया देना है, कुछ तो भी यूनिक देना है, तो यू हैव टू बी लिटरेट इन टेक्नोलॉजी। आपको टेक्नोलॉजी का पूरा ज्ञान आना चाहिए, आपके पास टेक्नोलॉजी में अच्छा हैंड होना चाहिए, या फिर आपके एम्प्लॉयज तो भी ऐसे होने चाहिए जो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। तो टेक्नोलॉजी की मदद कुछ नया बनाने के लिए आज के जमाने में आपको लेनी ही पड़ेगी। ओके, देन नेक्स्ट इज बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल मतलब चलो भाई, टीम हो गई, प्रमोटर्स रेडी हो गए, प्रोडक्ट क्या है वो डिसाइड कर लिया, रिसर्च पूरी कर ली, हाँ चलो बिजनेस अच्छा चलेगा। अभी बिजनेस मॉडल आपको इसको एक्चुअल में डिफाइन करना है। हाँ, रिसर्च करते वक्त आपने ऐसा धुंधला धुंधला सोचा होगा कि हाँ मतलब ऐप रहेगा, होटल आ जाएंगे, कस्टमर को रजिस्टर करने लगाएंगे, आदमी लगा देंगे, आदमी को ऐसा नोटिफिकेशन जाएगा, होटल को वैसा नोटिफिकेशन जाएगा, वो ले लेगा होटल से सामान और दे देगा। ये रिसर्च का टाइम हो गया, ठीक है, बट दिस इज नॉट अ फाइनल आउटपुट। ठीक है, आपको एक ये बिजनेस मॉडल जो है ना, ये पूरा एक्चुअल में ऑन पेपर इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको एकदम से बहुत केयरफुली हर एक चीजों को आपको प्लॉट करना पड़ेगा, फिर जाके आपका बनेगा बिजनेस मॉडल। ठीक है, मतलब इसके बारे में सीरियस होना पड़ेगा बेसिकली। देन नेक्स्ट इज फाउंडर्स एग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज फाउंडर्स एग्रीमेंट। फाउंडर्स एग्रीमेंट मतलब कुछ नहीं, वो इट इज जस्ट लाइक अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, ये जो अपन ने पॉइंट नंबर 1 में को फाउंडिंग टीम देखी है ना, ये कुछ नहीं, ये लोग आपस में बैठते हैं, ठीक है, एक एग्रीमेंट डिफाइन करते हैं कि भाई किसकी किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। जैसे मैंने मेरे एग्जांपल में बताया कि अभी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होऊंगा, तो फाइनेंसेस की, इन्वेस्टमेंट की, मतलब वो पूरा टेक्निकलिटी देखने की, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने की पूरी जिम्मेदारी मेरी। दूसरा मेरा दोस्त वो बोलेगा ठीक है, हाँ वेब डिजाइनिंग, ऐप डिजाइनिंग, वो सब चीजें मैं मेरे साथ ले लेता, वो सब चीजें मैं करूंगा। लॉयर बोलेगा हाँ लॉज एंड रेगुलेशंस में पूरा देख लूंगा, किधर भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, फिर ये तो हो गई काम बांटने की बात। फिर बाद में कौन कितना पैसा लगाएगा, कौन कौन सी असेट देगा, जैसे अपन ने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में देखा ना, वही सब चीजें। ठीक है, नथिंग न्यू इज देयर, वो सब चीजें फाउंडर्स एग्रीमेंट में रहती है। ठीक है, फिर आता है इन्वेस्टर्स। ठीक है, अभी देखिए जो स्टार्टअप जनरली रहता है ना, उनके पास बस आइडिया रहता है, को फाउंडिंग टीम के पास बस आइडिया रहता है, पैसा नहीं रहता। ठीक है, जनरली ज्यादातर इंजीनियर लोग जो रहते हैं, उनके दिमाग में ऐसे नए नए आइडियाज आते रहते, क्योंकि वो उनको टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा रहता, तो उनको लगता कि अपन कुछ नया नया कर सकते हैं। ठीक है, जो कि गलत भी नहीं है, अच्छी बात है, बट ऐसे लोगों के पास जनरली पैसा रहता नहीं है। तो इन्वेस्टर्स कोई थर्ड पार्टी रहता है। ठीक है, को फाउंडिंग टीम खुद अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ऑब्वियसली उनको भी पैसा लगाना पड़ता है थोड़ा बहुत, बट इन्वेस्टर्स कुछ अलग रहते हैं। इन्वेस्टमेंट कौन रहते हैं, कैसे करते हैं इन्वेस्टमेंट, वो हमको आगे देखना है। ठीक है, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, वो सब चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, बट इन्वेस्टर्स अलग रहते हैं। तो आपको सबसे पहले इन्वेस्टर्स को पिक करना पड़ना है। क्यों? क्योंकि अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो आप कंपनी एक्चुअल में डालोगे कैसे, कंपनी चलाओगे कैसे, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा, अगर सर्विस देनी है तो सर्विस कैसे दोगे, उन सब चीजों के लिए लगता है पैसा। तो आपको इन्वेस्टर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि आप आपके कंपनी में किसको किसको इन्वेस्टर्स बोल के लेने वाले हो। वो एक इवोल्यूशन का पॉइंट है। एंड उसके बाद रहता है शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट। मतलब क्या, एक बार इन्वेस्टर्स रेडी हो गए, इन्वेस्टर्स को आपने कन्विंस कर लिया, तो ऑब्वियसली वो इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे स्टार्टिंग में। क्यों इक्विटी में क्यों करेंगे, मैं प्रैक्टिकल चीज आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कि अभी देखिए स्टार्टअप स्टार्ट करने वाला बंदा प्रैक्टिकली अगर देखे तो नया नया रहता है, नया नया जोश रहता है, कुछ भी कर सकता है, और बेसिकली लॉज की, कंप्लायंस की वगैरह ज्यादा समझ रहती नहीं है। वो बंदे हमेशा टेक्निकल पार्ट पे ही फोकस करते हैं। ठीक है, तो बहुत कम स्टार्टअप्स ऐसे रहते हैं कि जो लीगली भी रेडी रहे, फाइनेंशियल नॉलेज भी उनके पास रहे, फाइनेंशियल लिटरेसी रहे, बहुत कम स्टार्टअप्स रहते हैं। तो अभी जनरली ये वेंचर कैपिटलिस्ट क्या रहते हैं, इनको बिजनेस का बहुत अच्छा नॉलेज रहता है, तभी जाके ये नए बिजनेसेस को
प्रमोट करते हैं। तो जनरली ये इक्विटी वाला स्टेक प्रेफर करते हैं। इक्विटी वाला क्यों? तो ताकि इनका भी कंट्रोल बिजनेस में बना रहे। ठीक है, मान लो को फाउंडिंग टीम जोश जोश में कुछ तो भी डिसीजन लेने जा रही है और ये इन्वेस्टर को बताए यार ये डिसीजन फेल हो सकता है, तो वो वहीं पे उसको मना कर देगा। ठीक है, तो ये शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट बन गया। शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में अगेन क्या क्या चीजें आती है हमको आगे डिस्कस करना है, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि शेयर होल्डर एग्रीमेंट इज नथिंग बट द एग्रीमेंट बिटवीन को फाउंडिंग टीम एंड द शेयर होल्डर्स की उनकी क्या क्या जिम्मेदारी रहेंगी, क्या क्या पावर्स रहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, देन एक आपके बुक में एक छोटा सा कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए स्लाइड पे नहीं ले रहा हूं, ओरली डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बिजनेस मॉडल्स जनरली दो तरीके के होते हैं, एक रहता है बॉटम अप अप्रोच, एक रहता है टॉप डाउन अप्रोच। तो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, बॉटम अप अप्रोच मतलब क्या, नीचे से ऊपर जाना, टॉप डाउन अप्रोच मतलब क्या, ऊपर से नीचे आना। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच में बिजनेस कैसा होता है कि आप एक छोटे बिजनेस के साथ शुरू करते हो, आपका बिजनेस छोटा रहता है, आपके पास पैसा आता है, आपका प्रॉफिट होता रहता है, फिर आप धीरे 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 बड़ा बिजनेस करते जाते हो। 99.99% बिजनेस तो ऐसे ही चलते हैं। फिर दूसरा है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में आप क्या करते हो, एकदम बड़ी कंपनी खोल देते हो। ठीक है, ये तब होता है जब आपके पास बहुत सारे आइडियाज है। ठीक है, अलग अलग फील्ड में आपको काम करना है, आप एकदम से बड़ी कंपनी खोल देते हो, एकदम लिस्टेड कंपनी डायरेक्ट। ठीक है, उसके अलग अलग प्रोफाइल बना लेते हो, मतलब साबुन भी बेच रही है, सोना भी बेच रही है, ऑटोमोबाइल भी बेच रही है, सब पूरा कंपनी, मतलब सब अलग अलग प्रोफाइल में आपका पोर्टफोलियो एकदम मस्त है। ठीक है, फिर आगे चल के क्या होता है, फिर कंपनी को समझ में आता है कि अपना कौन सा बिजनेस अच्छा चल रहा है, कौन सा बिजनेस बुरा चल रहा है। तो जो बिजनेस बुरा चल रहा है उसको एक एक करके निकालते जाते हैं, या फिर उसकी अलग कंपनी बना देते हैं, उसको अलग मैनेजमेंट दे देते हैं, और फिर वो उसका कोर बिजनेस वही जाता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर साबुन का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा बट ऑटोमोबाइल बहुत अच्छा चल रहा है, तो ऑटोमोबाइल में मेरे कंपनी में रखूंगा, साबुन की कंपनी को क्या कर दूंगा, अलग कर दूंगा, एक अलग से कंपनी बना दूंगा, फिर वो उधर एक कोर मैनेजमेंट बन जाएंगी, वो पूरा साबुन के बिजनेस पे ही फोकस करेंगे और फिर उसको अच्छे से चलेगी। फिर थोड़े दिनों बाद समझ गया कि ऑटोमोबाइल भी अच्छा नहीं चल रहा, ऑटोमोबाइल को भी निकाल दो, अलग कंपनी बना दो, फिर वहां पे कोर टीम बन जाएंगी, या फिर कोई दूसरा टेक ओवर कर लेगा उसको और एकदम अच्छे से वो कंपनी को चलेगा। ये हो गया टॉप डाउन अप्रोच, मतलब एकदम से बड़ा शुरू करो और फिर धीरे 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 तोड़ते 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 एक छोटी छोटी कंपनीज बनते जाओ। तो ये हार्डली 0.1% ऐसा अप्रोच लेते हैं। अभी टॉप डाउन अप्रोच के लिए पैसा बहुत लगता है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगती है, इसलिए एकदम बहुत पैसा जिनके पास है या बहुत इन्वेस्टमेंट करने को रेडी है लोग, वही लोग ये अप्रोच को जाते हैं। 99.99% बॉटम अप ही रहता है, छोटे से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे बिजनेस को ग्रो करते जाते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये इतना समझा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमने अभी है ना बेसिक स्टार्टअप क्या रहता है, बेसिक स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या है और बेसिक इवोल्यूशन स्टार्टअप का कैसे होता है वो देख लिया। अभी हम आते हैं स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी के ऊपर। ठीक है, तो हमने स्टार्टअप की डेफिनेशन जो स्टार्टिंग में देखी ना वो अलग है। ठीक है, वो एक जनरल डेफिनेशन है स्टार्टअप की, और अभी हम जो स्टार्टअप की डेफिनेशन देखने जा रहे हैं ना, ये स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी का हिस्सा है। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी बेसिकली मैं आपको बता दूं क्या है। तो ये स्टार्टअप इंडिया कैंपेन जो है ये स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए शुरू किया गया था, स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए और उनको इजीली बैंक फाइनेंसिंग अवेलेबल करवाने के लिए। अभी स्टार्टअप को प्रमोट क्यों करना, गवर्नमेंट को क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि स्टार्टअप को प्रमोट करना पड़ रहा है? तो देखिए, हमारे इंडिया में वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और उस हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। ठीक है, तो सबको जॉब नहीं मिल पाती है, तो बचे हुए लोग क्या करेंगे, एक तो बिजनेस करेंगे। ठीक है, तो बिजनेस को बढ़ावा दो भाई, स्टार्टअप को बढ़ावा दो, ताकि देखिए फॉर एग्जांपल 100 लोग अनएम्प्लॉयड है ना, तो उसमें से 20 लोग बिजनेस डाल देंगे। ठीक है, बिजनेस के लिए मोटिवेट करो उनको, 20 लोग बिजनेस डालेंगे और बचे हुए 80 लोग क्या करेंगे, वो 20 लोगों के पास नौकरी करेंगे। सॉल्यूशन है सिंपल। तो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट को रेट को कम करने के लिए स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी लाई गई है। और इसके वजह से क्या होता है, तो जैसे जैसे स्टार्टअप्स नए आएंगे और जैसे जैसे नए बिजनेस आएंगे, इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होती है दोस्तों, इसके लिए स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी लाई गई है। तो अभी हम जो स्टार्टअप की डेफिनेशन देखेंगे वो स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी के हिसाब से देखेंगे कि कौन से स्टार्टअप्स स्टार्टअप पॉलिसी में एलिजिबल है उसके बेनिफिट्स के लिए। ओके, सबसे पहले देखते हैं स्टार्टअप पॉलिसी क्यों। तो फोकस टू प्रमोट बैंक फाइनेंसिंग फॉर स्टार्टअप, मतलब क्या, अभी देखिए, आप मान लो आप बैंक हो, बैंक भी नहीं, समझ लो आप आपके पास पैसा है। ठीक है, अच्छा खासा पैसा है, इतना समझ लो फिलहाल के लिए। एक दोस्त आता है आपके पास, आपको बोलता है यार तेरे पास तो इतना इतना पैसा, आप बोलते हो हाँ है,
तो दोस्त बोलता है कि यार मेरे को है ना एक बिजनेस शुरू करने की इच्छा हो रही है, तो प्लीज मेरे को वो पैसा देना, तू मेरे को पैसा दे, मैं तेरे को उसके ऊपर इंटरेस्ट दूंगा और पैसा भी समझो 2 साल में 3 साल में तेरे को वापस लौटा दूंगा और ऊपर इंटरेस्ट भी दूंगा, ठीक है, अच्छा खासा इंटरेस्ट दूंगा। अभी आपको पता है कि ये जो आपका दोस्त है ये झोल झाल वाला दोस्त है, ठीक है, इसने पैसे के बहुत कांड किए हुए, बहुत जनों को बिजनेस के नाम से पैसा लिया हुआ है, बट पैसा किसी दूसरे चीजों के लिए यूज किया और पैसा डुबाया हुआ है। आप ऐसा केस में उसको पैसा दोगे क्या? नहीं, आप ऑब्वियसली उसको पैसा नहीं दोगे। सेकेंड एग्जाम्पल, मान लो झोलझाल वाला दोस्त नहीं है, वो बहुत ही अच्छा दोस्त है, बट आप ऑब्वियसली उसको ये तो पूछोगे कि भाई तू बिजनेस क्या कर रहा है, क्योंकि आपको भी आपके पैसा का टेंशन है कि नहीं। आप उसको पूछोगे बिजनेस क्या कर रहा है, वो आपको बिजनेस बता देगा, बट आपको क्या लगेगा, अभी वो उसका बिजनेस इनोवेटिव है, ठीक है, चलेगा नहीं चलेगा आपको समय ही बता सकता है, बट अभी के लिए तो आपको बहुत झोलझाल वाला बिजनेस लग रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये हवा में तीर मार रहा है, ठीक है। मान लो जोमेटो स्विगी अभी नहीं है, आप बोलोगे ऐसा कैसा हो सकता है यार, मोबाइल से खाना कैसे आ सकता है घर पे, कुछ भी बोल रहा है ये, ठीक है, आपको तो ऐसा ही लगेगा। तो इसी वजह से क्या होता है, आप अगेन उसको कुछ ना कुछ बहाना बेहना मार के पैसा देना मना कर दो। तो सेम कंडीशन बैंक की होती है दोस्तों। बैंक के पास ये स्टार्टअप वाले लोन मांगने को जाते हैं कि हमको ऐसा ऐसा बिजनेस शुरू करना है, बैंक वाले बोलते हैं भाग जा इधर से भाई, कुछ भी हवा में बात कर रहा तू, ठीक है। तो अभी स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी का क्या एम है, तो ये पॉलिसी के अंडर अगर आप एलिजिबल स्टार्टअप हो तो बैंक आपको आसानी से लोन देगी, ठीक है। लोन डूब गया तो गवर्नमेंट उसकी गारंटी ले लेगी, ठीक है, बट आपको बैंक की तरफ से पैसा तो मिल जाएगा। आप गवर्नमेंट बोल रही है आप आपकी इच्छा पूरी कर लो, पैसा डूबेगा नहीं डूबेगा वो बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए आप आपकी इच्छा कर लो, और कर लो जितना करना है उतना, बिजनेस अच्छा चला तो इकोनॉमी के लिए अच्छा ही अच्छा है। देन इम्प्लीमेंटिंग फॉर क्रिएटिंग कंड्यूसिव एनवायरमेंट। अभी हमारे इंडिया में है ना दोस्तों, कैसा होता है कि कोई भी नया बिजनेस शुरू करने का बोले ना, मतलब पहले की बात कर रहा हूँ, अभी तो सब ऑनलाइन हो गया, अब बहुत दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे, ये परमिशन लो वो परमिशन लो, ये लाइसेंस तो अभी कुछ सेक्टर के लिए लिमिटेड है, बट अगर लाइसेंस लेना रहा तो उसके लिए तो बहुत ही पैसा खिलाना पड़ता था, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें होती थी, तो इसको जनरल टर्म्स में ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, अगर आपने ये वर्ड सुना होगा तो। मतलब क्या कि बहुत सारे कंप्लायंस रहते, बहुत सारे झोल झमेले करने पड़ते बिजनेस शुरू करने के लिए। तो कंडीसिव एनवायरनमेंट मतलब क्या, फेवरेबल एनवायरनमेंट, आपको पोषक ऐसा एनवायरनमेंट, आपको मतलब सब चीजें करने को आसानी हो ऐसा एनवायरनमेंट। तो बेसिकली आजकल आप देख रहे होंगे कि सब चीजें अभी ऑनलाइन होना शुरू कर दिया, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, इनकम टैक्स ऑनलाइन, पैन निकालना हो ऑनलाइन, आधार उद्योग आधार निकालना हो ऑनलाइन, सब चीजें ऑनलाइन कर दी है। इवन लोन भी आजकल ऑनलाइन मिल जाता है बैंक्स की तरफ से, या फिर गवर्नमेंट पोर्टल्स भी अलग अलग लोन लेने के लिए, तो वो भी ऑनलाइन हो जाता है। तो इसके वजह से क्या हो गया, स्टार्टअप्स वाले जो लोग हैं, मतलब जो को फाउंडिंग टीम है, वो घर बैठे बैठे अपना पूरा कंप्लायंस कर सकते हैं और उनको अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करने को इजी जाता है, ठीक है। मान लो अगर आप वो स्टार्टअप वालों का मतलब को फाउंडिंग टीम का पूरा खून कंप्लायंस में ही चूस लोगे, तो बेचारे बिजनेस पे क्या फोकस करेंगे, वो पहले ही गिव अप कर देंगे, वो बोलेंगे कि यार इतना झोल झमेला होगा तो नहीं करने का यार मेरे को बिजनेस में, सीधा सीधा नौकरी पकड़ लेता किधर तो भी, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि थोड़ा कंप्लायंसेस को कम किया, इजी किया, परमिशन लेना वगैरह वो सब चीज। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज सर्टिफिकेशन। आपको बहुत सारी जगह पे सर्टिफिकेट्स लगते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल का सर्टिफिकेट, एनवायरमेंट का सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह, तो इन्होंने लेबर लॉज में सर्टिफिकेट लगते हैं। तो अभी स्टार्टअप्स को क्या कर दिया इन्होंने, कुछ नहीं, स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे जाने का और सेल्फ सर्टिफिकेशन, मतलब खुद का सर्टिफिकेशन बना देने का, अपलोड कर देने का काम खत्म, किसी अथॉरिटी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सर्टिफिकेशन के मामले में जो भी नॉर्म्स थे उसको थोड़ा लीनियंट करने की कोशिश की गई है, ठीक है। अभी देखते हैं स्टार्टअप क्या है। तो देखने से पहले मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये जो चार्ट आपके सामने है स्टार्टअप वाला, उसको कॉपी कर लीजिए और बाद में वापस प्ले कीजिए। तो होपफुली आपने अभी ये चार्ट को कॉपी कर लिया होगा। तो स्टार्टअप माने क्या, तो सबसे पहला पॉइंट है रजिस्टर्ड इन इंडिया एज अ कंपनी, ठीक है, रजिस्टर्ड इन इंडिया एज अ कंपनी। कंपनी ने सॉरी उधर बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए था, तो कंपनी भी चलती है, एलएलपी भी चलता है और पार्टनरशिप भी चलता है। आप चार्ट में उस हिसाब से मॉडिफाई कर लो, कंपनी, एलएलपी या पार्टनरशिप, ठीक है। बट इंडिया में रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब हेडक्वार्टर कहां पे होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। देन
अप टू 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब कंपनी 10 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, नई नई कंपनी चाहिए, 10 साल के ऊपर ये नहीं चाहिए। हो सकता है आपके बुक में कहीं पे 5 साल लिखा होगा, किसी के बुक में 7 साल लिखा होगा, बट ये अमेंडेड है, अभी 10 साल इसकी लिमिट कर दी गई है। फिर टर्नओवर डज नॉट एक्सीड इन एनी फाइनेंशियल ईयर, इन एनी फाइनेंशियल ईयर मतलब कि ये 10 सालों में 100 करोड़ के ऊपर आपका टर्नओवर नहीं जाना चाहिए। और आपका कुछ ना कुछ एरिया ऑफ फोकस कैसा रहना चाहिए, कुछ तो भी इनोवेशन रहना चाहिए, या फिर डेवलपमेंट रहना चाहिए, या फिर इंप्रूवमेंट रहना चाहिए। ये वाला पॉइंट हम डिटेल में आगे देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो आपका क्या होना चाहिए, एक तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एलएलपी होना चाहिए, या फिर पार्टनरशिप होना चाहिए। कहाँ का होना चाहिए, इंडिया में हेडक्वार्टर होना चाहिए, मतलब बाहर का बंदा यहाँ पे आएगा, इंडिया में कंपनी रजिस्टर करेगा, चलेगा क्या, हाँ चलेगा। रेसिडेंट होना चाहिए नहीं बोला है, हेडक्वार्टर इंडिया में होना चाहिए ये बोला है, ठीक है। फिर 10 साल से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, मतलब अब आपकी कंपनी अगर 10 साल से पुरानी हो गई तो अभी उसको स्टार्टअप नहीं बोलेंगे, भाई बहुत जीली आपकी कंपनी, पुरानी हो गई, बुढ़ी हो गई, अभी उसको नॉर्मल कंपनी की तरह ट्रीट करो। अगर 10 साल है तो जवान कंपनी है, फिर उसको हम स्टार्टअप बोलेंगे, ठीक है। देन टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये कौन से भी 10 सालों में। टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर गया मतलब आप अभी बड़े हो गए हो, आपको अभी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, आप खुद का पैसा खुद मैनेज कर सकते हो, आपको मस्त प्रॉफिट भी हो रहा होगा। तो टर्नओवर अगर 100 करोड़ के ऊपर चले गया तो आप बन गए बड़ी कंपनी, आपको स्टार्टअप के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। एंड नेक्स्ट इज इनोवेशन डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो आपके बुक के नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। अभी मॉड्यूल्स में बहुत चेंजेस हो गए हैं, मैं पुराना मॉड्यूल रेफर कर रहा हूं तो इसलिए आपको एग्जैक्ट पेज नंबर तो नहीं दे पाऊंगा, बट हमारा जो ये स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी है ना, उसका लास्ट पैराग्राफ जो है उसके ऊपर आ जाइए। एन एंटिटी is considered to be working towards innovation, development, deployment or commercialization of new products, processes or services driven by technology or intellectual property if it aims to develop and commercialize a new product or service or process, a significantly improved existing product or service, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं कि ये इनोवेशन डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट वाला पॉइंट जो है वो कब सेटिस्फाई होगा, या फिर कब उसको सही माना जाएगा कि हाँ ये पॉइंट है कंपनी में। तो देखिए, एक कोई तो भी नया प्रोडक्ट आप लेके आओ, ठीक है, नया प्रोडक्ट या नया सर्विस लेके आओ जो जनता ने आज तक वो प्रोडक्ट को या वो सर्विस को देखा ही नहीं है, ठीक है। जैसे मोबाइल से कैब बुलाने वाली सर्विस, ओला उबर का पहले किसी ने देखा ही नहीं था, तो वो नया था, उसको एग्री करते हैं। या फिर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही लेके आओ, एग्जिस्टिंग सर्विस को ही लेके आओ, बट वो बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होनी चाहिए, ठीक है। अभी बायजूस को स्टार्टअप बोलते हैं, ठीक है। स्टार्टअप क्यों बोलते हैं बायजूस को, ऐसा क्या कर रहे हो, वो सिखा रहे तो है, बच्चों को तो सिखा रहे, स्कूल के बच्चों को तो सिखा रहे, वो तो सदियों से चली आ रही परंपरा, ठीक है। पहले गुरुकुल में जाते थे, फिर अंग्रेज आ गए, फिर उन्होंने स्कूल वाली परंपरा शुरू कर दी, फिर स्कूल कॉलेज सिखा रहे सदियों से, उसमें उसको स्टार्टअप क्या बोलना, वो भी तो सिखा रहे, ये भी तो सिखा रहे। बट ये क्या है, ये एग्जिस्टिंग सर्विस को एकदम नई तरीके से दे रहे, नई तरीका कैसे दे रहे, वो उधर ग्राफिक्स वगैरह यूज कर रहे हैं, बच्चा घर बैठ के पढ़ सकता है, उसको किधर जाने की जरूरत नहीं। तो ये क्या है, एग्जिस्टिंग सर्विस ही है एजुकेशन की, बट इट इज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड सर्विस, ठीक है। तो इसके लिए बायजूस को भी आप स्टार्टअप बोल सकते हो। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आप ये जो लास्ट पैराग्राफ है ना, इसको कर्ली ब्रैकेट कर दो और इसके बाजू में लिख दो फॉर सी पॉइंट, ठीक है। सी पॉइंट क्यों, क्योंकि आप वो पैराग्राफ में अगर देखोगे डेफिनेशन वाले, तो सी पॉइंट में लिखा है इट इज वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये सी वाला पॉइंट और वो लास्ट वाला पैराग्राफ आप साथ साथ में पढ़ लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, होपफुली यू आर ऑल क्लियर ऑन दिस। चलो, तो अभी हमने स्टार्टअप दुनिया के नजर से स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या है वो देख ली, ठीक है। फिर स्टार्टअप का इवोल्यूशन कैसा होता है वो देख लिया। फिर स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी क्यों है, क्या है वो देख ली, और स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी के हिसाब से स्टार्टअप किसको बोलते हैं वो भी देख लिया। अभी हम स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन देखेंगे स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी के अंडर, ठीक है। तो कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अ स्टार्टअप शैल बी थ्रू मोबाइल ऐप पोर्टल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। तो आप गूगल में स्टार्टअप डाल दो, ठीक है, आपका होमवर्क रहेगा आज का। गूगल में स्टार्टअप डालो, पहली लिंक आ जाएगी, वो लिंक के ऊपर चले जाओ, अपना लॉगिन आईडी वगैरह क्रिएट कर सकते हो, कुछ नहीं, फेसबुक जैसा ही इजी रहता लॉगिन क्रिएट करना, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन बन जाएगा। और बस वो वेबसाइट पे आज के दिन खेल के देखो क्या क्या अलग चीजें है, क्या क्या देखने को मिलता है वो,
ठीक है। और उन्होंने बोला कि ऐप भी है, तो माई स्टार्टअप इंडिया का ऐप भी आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वो भी डाउनलोड करके आप उसमें भी देख सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये पोर्टल पे जाना पड़ेगा या फिर ये ऐप खोलना पड़ेगा। वहां पे आपको एप्लीकेशन भरना पड़ेगा कि आपको आपका बिजनेस एज अ स्टार्टअप बोल के रजिस्टर करना है। ठीक है, बस एप्लीकेशन भरना अभी सफिशिएंट नहीं है, एप्लीकेशन के साथ आपको एक डॉक्यूमेंट जोड़ना पड़ेगा। तो क्या डॉक्यूमेंट है देखिए, तो सबसे पहले देखिए विथ एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट बोला है। एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट मतलब क्या, ये नीचे जो डॉक्यूमेंट दिए है ना, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट चल जाएगा, सबके सब लगाने की जरूरत नहीं, इनमें से कोई भी एक चल जाएगा। तो भाई कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो एप्लीकेशन के साथ लगाने हैं, तो सबसे पहले आपके सामने है रिकमेंडेशन फ्रॉम एनी इंक्यूबेटर इन एस्टैब्लिशिंग पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज। सबसे पहले मैं आपको इंक्यूबेटर का मतलब बता देता हूँ। इंक्यूबेटर ये शब्द आया कहाँ से, तो ये जनरली मेडिकल टर्म है। सबसे पहले मेडिकल वे में इसको यूज किया जाता था जब बच्चे की प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है। आमतौर पे बच्चा डिलीवर होने के लिए 9 महीने लगते हैं, बट अगर मान लो उसके पहले ही बच्चे की डिलीवरी हो गई तो बच्चा बहुत नाजुक रहता है। ठीक है, उसकी इम्यूनिटी भी कमजोर रहती है और वो मतलब हमारा जो नॉर्मल ह्यूमन एनवायरनमेंट है उसको आसानी से झेल भी नहीं सकता है। ठीक है, तो अभी ऐसे केसेस में उसको बीमारी होने के चांसेस या फिर उसके जान जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहती है। तो मेडिकल टेक्नोलॉजी में एक नया इंस्ट्रूमेंट आया जिसको बोला जाता है इंक्यूबेटर। ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट क्या करता है देखो, वो इंस्ट्रूमेंट में बच्चे को रखा जाता है और वो इंस्ट्रूमेंट है ना, जो भी अपने मदर का पेट है उसमें जैसा एनवायरनमेंट रहता है ना, वैसा एनवायरनमेंट वो इंक्यूबेटर में बनाया जाता है। उतना ही टेम्परेचर रहता है, उतनी हवा वगैरह रहती है, बराबर से खाना वगैरह मिलता है उसको, वो सब चीजें वो इंस्ट्रूमेंट में फैसिलिटी उसको दी जाती है। ताकि फिर क्या होता है, जब तक बच्चा स्ट्रांग नहीं हो जाता, उसकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो जाती, तब तक उसको रियल टाइम एनवायरनमेंट मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें नहीं लाया जाता है, उसको कुछ महीने तक वहीं पे ही रखा जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसको बीमारी का भी खतरा नहीं रहता, उसका जान का भी खतरा चला जाता है। बट अभी आप ऑब्वियसली सोच रहे होगा कि मैं कहाँ से कहाँ पे चला गया, वो इंक्यूबेटर बच्चा, ये स्टार्टअप, क्या संबंध, बता रहा हूँ, जरा सब्र करो। तो स्टार्टअप के कंटेक्स्ट में इंक्यूबेटर मतलब क्या, देखो स्टार्टअप कौन करता है, एक नया एंटरप्रेन्योर। ठीक है, जो नया नया सीख के बाहर पड़ा है, जिसके मन में कुछ तो भी नया नया आइडिया है, ऐसा बंदा स्टार्टअप शुरू करता है। तो अभी जो स्टार्टअप का उसका बिजनेस है ना, वो भी प्री मैच्योर बच्चे से कुछ कम नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसको लाइफ के चैलेंजेस फेस करने हैं, उसको एक्चुअल सिनेरियो देखना है, उसको ब्यूरोक्रेसी को फेस करना है। ठीक है, उसको अलग अलग कंप्लायंस की तरफ ध्यान देना है, साथ ही साथ ये सब चीजें मैनेज करते हुए उसको आपके स्टार्टअप के ऊपर भी रिसर्च करना है, उसको नया प्रोडक्ट भी डेवलप करना है, बहुत सारी चीजें करनी है। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग कॉलेजेस को एज अ इंक्यूबेटर बोल के अपॉइंट किया है। अभी ये इंक्यूबेटर क्या करते हैं, तो जो भी नए बच्चे हैं जिनको स्टार्टअप करना है, उनको ये इंक्यूबेटर्स ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, वहां पे वो एक तो नए नए बिजनेसमैन को बुलाएंगे या फिर ऐसे प्रोफेसर्स को बुलाएंगे जिनको बिजनेस के बारे में बहुत सारी नॉलेज है, और वो वहां पे उनको लेक्चर देंगे, वहां पे एजुकेशन देंगे कि अभी आपका ये एजुकेशन खत्म हो गया है तो आपको अभी स्टार्टअप करना है ना, तो स्टार्टअप के साथ आपको क्या करना पड़ता है, बिजनेस कैसा किया जाता है, लोगों को कैसे मैनेज किया जाता है, एक बिजनेस करने के लिए क्या क्या चीजों की आपको जरूरत पड़ती है, वो सब चीजें आपको कहाँ कहाँ मिलेगी, फाइनेंस कहाँ मिलेगा, इन्वेस्टर्स कैसे मिलेंगे, बैंक के पास कैसे जाना है, लोन कैसे कैसे रहते हैं, स्टाफ को कैसे हायर करना है, इंटरव्यूज कैसे लेने हैं, ये सब चीजें। ठीक है, ये सब चीजें नए नए एंटरप्रेन्योर्स को, यंग एंटरप्रेन्योर्स को सिखाई जाती है, इसको बोलते हैं इंक्यूबेटर्स। ठीक है, और बाद में एक बार ये यंग बच्चे तैयार हो गए बिजनेस करने के लिए, तो अभी ये कॉलेज वाले ही रहते हैं इंक्यूबेटर्स, तो इनके पहचान भी बहुत बड़ी बड़ी रहती है। तो इनके पहचान के हिसाब से वो एक बेसिक बिजनेस इनको स्टार्ट भी करवा के देते हैं, मतलब बेसिक पुश भी दे देते हैं, और फिर आगे बोलते हैं कि अभी आगे से हमने आपको नॉलेज भी दे दिया, एक बेसिक पुश भी दे दिया, स्टार्ट भी करवा के दे दिया, अभी आगे आप संभालो। ठीक है, तो ये हो गया इंक्यूबेटर। तो अगर आपको एज अ स्टार्टअप रजिस्टर करना है, स्टार्टअप इंडिया के बेनिफिट्स लेने हैं, तो आपको कौन से ना कौन से इंक्यूबेटर का रिकमेंडेशन लगेगा। ठीक है, मान लो मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की है। ठीक है, पुणे यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की है,
पुणे यूनिवर्सिटी फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, वहाँ पे इंक्यूबेटर भी मतलब इंक्यूबेटर की सर्विस भी चलाई जाती है गवर्नमेंट की तरफ से नए एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करने के लिए। अभी मैं नया नया इंजीनियर बना, मेरे दिमाग में आइडिया है, एक कुछ तो भी XYZ आइडिया है, उसका मेरे को बिजनेस शुरू करने का है मान लो। तो अभी मैं वो अपने टीचर्स के पास जाऊंगा, उनको बोलूंगा कि यार मेरे को ये इंक्यूबेटर वाले कोर्स के लिए एनरोल करना है, फिर वो मेरी मदद करेंगे, फिर मैं वो कोर्स भी कर लूंगा। 3-4 महीने मेरी ट्रेनिंग होगी, कैसा बिजनेस करना है, क्या बिजनेस करना है, वो सब चीजें हो गई। और फिर उन्होंने मेरे को एक पुश भी दे दिया, एक वेंचर कैपिटलिस्ट से मिलवा दिया, मेरे को पैसे भी मिल गए बिजनेस के लिए। अभी मेरे को स्टार्टअप इंडिया का बेनिफिट लेना है, ठीक है। उसने मेरे को जितने पैसे दिए उतने सफिशिएंट नहीं, मेरे को बैंक लोन भी चाहिए। बैंक वालों ने बोला कि आप स्टार्टअप हो क्या, मैं बोला हाँ स्टार्टअप तो हूँ। नहीं नहीं, ऐसा स्टार्टअप नहीं, आप गवर्नमेंट पे पोर्टल रजिस्टर्ड स्टार्टअप हो क्या, मैं बोला नहीं वैसा तो नहीं है। तो वो बोलेंगे पहले रजिस्टर्ड करके आओ, फिर हम आपको लोन देंगे, ठीक है। मैं रजिस्ट्रेशन करने जाऊंगा, एप्लीकेशन भरूंगा, और फिर मैं मेरे इंक्यूबेटर को मतलब मेरे कॉलेज को बोलूंगा कि यार मेरे को एक रिकमेंडेशन लेटर दो कि आप ही ने मेरे को ट्रेन किया है, मैं आप ही के इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ और अभी स्टार्टअप खोलने जा रहा हूँ। तो फिर वो मेरे को रिकमेंडेशन लेटर लिख देंगे, प्रिंसिपल उसके ऊपर साइन कर देगा, प्रिंसिपल या इंक्यूबेटर का जो भी हेड रहेगा वो, और वो मैं एप्लीकेशन के साथ अटैच कर दूंगा। होपफुली आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। अगर आप पहला चीज नहीं जुटा सकते हो तो दूसरा, लेटर ऑफ सपोर्ट फ्रॉम एनी इंक्यूबेटर फंडेड फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। मान लो आप खुद ही स्टार्टअप कर रहे हो, आपने किधर इंक्यूबेटर में कोर्स बिर्स नहीं किया हुआ है, बट आपको स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन तो करना है, ठीक है। तो पहला वाला रास्ता तो आपके पास नहीं है क्योंकि आपने इंक्यूबेटर में कोर्स वगैरह नहीं किया। तो आप क्या करो, एक इंक्यूबेटर को अप्रोच करो जो गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड है, एक तो स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, दोनों चलेगा, ठीक है। उनको बोलो कि आपका ऐसा ऐसा स्टार्टअप है और प्लीज आप मेरे को रिकमेंडेशन दे दो, ठीक है। आप मेरे को रिकमेंडेशन दे दो ताकि मैं मेरे स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन कर पाऊँ। तो ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन आपको लेटर ऑफ सपोर्ट, वो आपको लेटर ऑफ सपोर्ट देंगे। मतलब क्या, वो इंक्यूबेटर इन शॉर्ट ये बोलेगा कि हाँ आपने ऐसा ऐसा स्टार्टअप शुरू किया है, हमने वो देखा है, दो आप हमारे स्टूडेंट नहीं हो बट स्टिल वी आर सपोर्टिंग यू, ठीक है। ऐसा लेटर ऑफ सपोर्ट आप एप्लीकेशन के साथ अटैच कर दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये भी नहीं कर सकते, देन रिकमेंडेशन फ्रॉम एनी इंक्यूबेटर रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। लेटर ऑफ सपोर्ट नहीं ला सकते हो, एटलीस्ट रिकमेंडेशन तो भी लेके आओ। कोई तो भी इंक्यूबेटर ने गवर्नमेंट के पास आपकी सिफारिश करनी चाहिए कि ये भी एलिजिबल स्टार्टअप है, इसको स्टार्टअप का दर्जा दीजिए, ठीक है। ये भी नहीं कर सकते हो। देन क्या है, अ लेटर ऑफ फंडिंग नॉट लेस देन 20% इन इक्विटी बाय द बॉडीज रजिस्टर्ड विथ सेबी। ये पॉइंट क्या है मैं बताता हूं। बिजनेस करना है, बिजनेस के लिए कैपिटल लगेगा, पूरा का पूरा पैसा आपके पास तो नहीं है, आपको कोई ना कोई किसी ना किसी से लोन लेना पड़ेगा या फिर किसी को बोलना पड़ेगा कि भाई इक्विटी में इन्वेस्ट करो, मतलब कैपिटल लगाओ तुम भी मेरे बिजनेस में। तो अभी ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट रहते हैं या फिर एंजल इन्वेस्टर रहते हैं, ये है ना सेबी के साथ रजिस्टर्ड रहते हैं, ठीक है। ये सेबी के साथ रजिस्टर्ड रहते हैं। तो अगर ऐसा कोई सेबी रजिस्टर्ड वेंचर कैपिटलिस्ट या एंजल इन्वेस्टर, मतलब कोई भी बंदा आपके बिजनेस में 20% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट हो मान लो 1 करोड़ रुपए, आपने जैसे तैसे करके 80 लाख जमा लिए और वो 20 लाख रुपए आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा, 20 लाख से कम कर रहा होगा तो नहीं चलेगा, 20 लाख से ज्यादा करने वाला चाहिए, मतलब 20% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला चाहिए। तो ऐसी कोई बॉडी जो सीबी के साथ रजिस्टर्ड है और वो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट बताती है और वो आपके बिजनेस में 20% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, तो आपको उनसे लेटर ऑफ फंडिंग लेना है कि हाँ ये ऐसी बॉडी हूँ, मेरा ये सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन है और मैंने ये बिजनेस में 20% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। फिर आप वो लेटर एप्लीकेशन के साथ जोड़ दो, आपका काम हो जाएगा। ये भी नहीं कर सकते हो तो लेटर ऑफ फंडिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एज अ पार्ट ऑफ द स्कीम। मान लो आपकी गवर्नमेंट में ही पहचान निकल गई तो डायरेक्ट गवर्नमेंट ही रेडी है, गवर्नमेंट का कोई डिवीजन या ये स्टार्टअप वाला डिवीजन सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट भी अपने अलग स्कीम चलाता है स्टार्टअप के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने अलग स्कीम चलाता है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी अगर आपके बिजनेस में इंटरेस्ट हो, मतलब क्या, कोई कैपिटलिस्ट वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं, डायरेक्ट गवर्नमेंट आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका तो भी प्रूफ लेके आओ, लेटर ऑफ फंडिंग लेके आओ, ठीक है। ये भी नहीं ला सकते तो पेटेंट फाइल्ड एंड पब्लिश इन जर्नल बाय द इंडियन पेटेंट ऑफिस, वो लेके आओ। पेटेंट मतलब क्या, पेटेंट कब करते हैं मैंने आपको बताया था, शॉर्ट में बताया था,
आगे हमको इसके ऊपर चैप्टर भी देखना है, वहां पे और डिटेल में डिस्कशन होगा ही, बट अगेन बता देता हूँ। पेटेंट मतलब क्या, मान लो आपने कोई तो भी नया प्रोडक्ट बनाया। एक मूवी का एग्जांपल देता हूँ। आपने मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छी मूवी है, फेमस मूवी है, देखी होगी सबने, दे धक्का, वो मूवी देखी होगी। अभी दे धक्का मूवी में वो मकरंद अनासपुरी क्या करता है, एक ऐसा पार्ट बनाता है जिसकी वजह से गाड़ी का माइलेज बहुत ज़्यादा बढ़ता है, बट एंड में क्या होता है कि उसका साला वो किसी दूसरे को बेच देता है और वो दूसरा बंदा पूरा क्रेडिट ले लेता है। ठीक है, फिर ये इसको मारते वगैरह, फिर वो बोलता है नहीं नहीं ये इसने मेरे बेटी के शो के लिए किया, बट लास्ट में उसका मकरंद अनासपुरे का दोस्त आता है और वो क्या बोलता है कि यार मैंने तेरे इक्विपमेंट का पहले से ही पेटेंट रजिस्टर कर दिया था। अभी पेटेंट रजिस्टर कर दिया था मतलब क्या कि उसने कुछ तो भी एक नई चीज बनाई है, उसका पेटेंट ऑफिस में रजिस्टर्ड होता है। तो पेटेंट ऑफिस में रजिस्टर्ड होने के बाद क्या उसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता या फिर कोई भी क्लेम नहीं कर सकता दूसरा कि वो उसने बनाया। जिसके नाम पे पेटेंट रजिस्टर हो गया वो हो गया। और ये पब्लिशिंग इन द जर्नल मतलब क्या, पेटेंट ऑफिस का हमेशा जर्नल निकलता है और वो जर्नल में छपता है कि किसका किसका पेटेंट रजिस्टर्ड हुआ है। ठीक है, तो ये उनकी नॉर्मल प्रोसीजर है, रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर है, ये हमको वो चैप्टर में भी पढ़नी है, पेटेंट वाले चैप्टर में। तो आप एक्चुअली तो फिर उसकी कॉपी बताओ। अगर आप कुछ तो भी नया कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपने उसका पेटेंट करके रखा होगा ना, और पेटेंट किया होगा और आपका पेटेंट वैलिड होगा तो उन्होंने अपने जर्नल में भी छापा होगा कि आपके नाम से ये प्रोडक्ट या सर्विस का पेटेंट है, तो वो पेटेंट का कॉपी जोड़ दो, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये भी नहीं कर सकते तो छोड़ दो, फिर नौकरी पकड़ लो किधर तो भी, या फिर दूसरा बिजनेस करो, स्टार्टअप तुम्हारे बस की बात नहीं है। बट एप्लीकेशन के साथ इनमें से कोई ना कोई एक चीज तो भी चाहिए। ठीक है, होपफुली आपको सब पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। फिर एक बार एप्लीकेशन अपलोड हो गया तो आपको एक रिकॉग्निशन नंबर मिल जाएगा उसके अगेंस्ट में। फिर उसका वेरिफिकेशन होगा बैक एंड में, मतलब स्टार्टअप वाले जो भी अथॉरिटीज है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, उसका वेरिफिकेशन करेंगे और आपको स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन दे देंगे, जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है उतना जल्दी। बट अगर बाद में पता चला कि आपने फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन करके ये रजिस्ट्रेशन लिया है तो आपको कम से कम 25,000 की पेनल्टी लग सकती है और आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। ठीक है, अभी की पॉइंट्स क्या है देख लेते हैं। अगेन इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स हमने को आगे डिस्कस करते ही है, तो भी मैं आपके लिए एक बार रीड कर देता हूं, आप भी आपके बुक में देखिए की पॉइंट्स। सिंगल विंडो क्लियरेंस मतलब क्या, पोर्टल पे ही पूरा क्लियरेंस हो जाएगा, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। 10,000 करोड़ ऑफ फंड मतलब क्या, नए स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का फंड बना के रखा है, वो फंड में से ही नए नए स्टार्टअप को लोन बांटेगी गवर्नमेंट। रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फी, अब पेटेंट अभी हमने डिस्कस किया तो पेटेंट रजिस्टर करने के लिए फीस लगती है, बट अगर आप एलिजिबल स्टार्टअप हो तो आपको उसमें डिस्काउंट मिलता है। फिर मॉडिफाइड बैंक्रप्सी कोड फॉर 90 डे एग्जिट विंडो, ये आईबीसी कोड जो है वो हमारा लास्ट चैप्टर है, उसमें हम तो डिटेल में पढ़ेंगे, बट इनकेस ये क्यों बताया गया है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिजनेस शुरू करना जितना आसान है उतना ही बंद करना भी आसान होना चाहिए। नहीं तो आपने बिजनेस तो शुरू कर लिया बट फुकट में अटक गए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बिजनेस बंद भी नहीं करा सकता, चलाया भी नहीं जा सकता, तो उस केसेस में आपको लॉस सफर करते रहना पड़ेगा और बंद भी नहीं कर सकते बिजनेस को, तो बिजनेस बंद करना भी उतना आसान होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने बैंक्रप्सी कोड में क्या एक फास्ट ट्रैक एग्जिट की प्रोविजन लाई, जिसमें आप 90 डेज में पूरा बोरिया बिस्तर निपटा के आप राम नाम करके चल सकते हो। ठीक है, बिजनेस बंद करके निकल सकते हो बाहर। देन फ्रीडम फ्रॉम मिस्टिफाइंग इंस्पेक्शन फॉर 3 years मतलब क्या, मिस्टिफाइंग इंस्पेक्शन मतलब क्या, जो बीच बीच में दखल अंदाजी होती है ना वो। अभी देखिए कंपनीज एक्ट में ट्रिब्यूनल को इन्वेस्टिगेशन के पावर्स है, बहुत सारे लेबर लॉज में अलग अलग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन की पावर्स है। इनकम टैक्स लॉ में रेड की प्रोविजन है, जीएसटी लॉ में रेड मारने की प्रोविजन है। फिर बहुत सारे एनवायरमेंटल लॉज है, पोल्यूशन कंट्रोल लॉज है, जिसमें उनको रिस्पेक्टिव ऑफिसर्स को इंस्पेक्शन करने की, रेड मारने की परमिशन है। ठीक है, तो अभी देखो क्या होता है, अगर आपने नया नया स्टार्टअप शुरू किया है, ठीक है, आपने नया नया स्टार्टअप शुरू किया है और मान लो एक ही साल हुआ नहीं या आप सेटल भी नहीं हुए
तो तुरंत आपको ये अलग अलग डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स से बोलो या फिर जीएसटी से बोलो या फिर लेबर लॉ की तरफ से बोलो, लेबर बोर्ड की तरफ से बोलो, नोटिस आना शुरू हो जाता है, यार आपने वो कंप्लायंस नहीं किया, ये कंप्लायंस नहीं किया, वो कंप्लायंस नहीं किया। आप क्या बोलोगे, यार अभी अभी तो बिजनेस शुरू किया, मेरे को सांस तो लेने दो भाई। ठीक है, मैं मेरा बिजनेस ही ध्यान से नहीं कर पा रहा हूँ, उसके ही दिमाग नहीं लगा पा रहा हूँ, मेरे को कहाँ कंप्लायंस में खींच रहे हो तुम लोग। ठीक है, तो कहाँ पे नोटिस भेज रहे हो। तो इसके लिए इन्होंने क्या बोला कि स्टार्टअप जो नया है ना, वो कैसा भी उसको चलने दो भाई, कुछ भी उसको करन दो, 3 साल तक किसी ने उसको टोकने का नहीं। ठीक है, उसमें दखल अंदाजी करने का नहीं, उसका इंस्पेक्शन करने का नहीं। ये एक की पॉइंट है। देन फ्रीडम फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स फॉर 3 ईयर्स। ये टैक्सेशन वाले पार्ट हमको डिटेल में डिस्कस करना ही है, क्या क्या एग्जाम्पशन है तब देखेंगे। फ्रीडम फ्रॉम टैक्स इन प्रॉफिट्स 3 ईयर्स, वो भी देखेंगे। सेल्फ सर्टिफिकेशन, मैंने आपको पहले ही बताया कि एनवायरमेंटल लॉ और लेबर लॉ में जो भी सर्टिफिकेट लगते हैं, आप सेल्फ सर्टिफाई करके पोर्टल पे डाल सकते हो, आपको किसी अथॉरिटी के पास चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। इनोवेशन हब अंडर अटल इनोवेशन मिशन, तो इन्होंने एक इनोवेशन हब बनाया जिसके अंडर अलग अलग स्टार्टअप्स को मदद की जाएगी इनोवेशन करने के लिए, रिसर्च डेवलपमेंट करने के लिए। फिर 5 लाख स्कूल्स टू टारगेट 10 लाख चिल्ड्रन फॉर इनोवेशन प्रोग्राम। मतलब क्या, बेसिकली स्टार्टअप इंडिया के अंडर ये स्कूल में ही जाके बच्चों को अवेयर करना शुरू करेंगे। मतलब बच्चे जब बच्चे की उम्र से ही उसको एंटरप्रेन्योरशिप क्या रहती है और कैसे कैसे बिजनेस किया जाता है वो सिखाए जाएंगे। ताकि मतलब अगर आप बच्चों को ही सिखा दोगे, बेसिकली बचपन में ही सिखा दोगे, तो उनका माइंड उस तरीके से सोचना शुरू करता है और फिर ज्यादा से ज्यादा बच्चे है ना नौकरी छोड़ के बिजनेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके लिए स्कूल्स में भी वो अलग अलग प्रोग्राम्स करने का उनका प्लान है। फिर आईपीआर प्रोटेक्शन, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वही पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट, उसका प्रोटेक्शन के लिए उनके लॉज में रिसेंट अमेंडमेंट्स किए। फिर एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, अगेन वो रिपीटेड पॉइंट है। फिर स्टैंड इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड एज अ स्टार्टअप हब। मतलब क्या, इनको बेसिकली ये स्कीम के अंडर क्या करना है, स्टार्टअप के अगेंस्ट क्या करना है, इनको वर्ल्ड को बता देना है कि इंडिया हमारा स्टार्टअप हब है। स्टार्टअप हब मतलब क्या, स्टार्टअप के लिए प्राइम लोकेशन। ठीक है, अभी इंडिया में अगर आप किधर भी जाओ, बोलोगे कि टेक्नोलॉजी हब किधर है, ज्यादा से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी किधर है, तो आपको बैंगलोर सुनने को मिलेगा। क्यों सुनने को मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम आईटी कंपनीज उधर है, पूरी सिटी वाईफाई है और सबको टेक्नोलॉजी में अच्छा नॉलेज है, तो इसके लिए उसको टेक्नोलॉजिकल हब बोलते हैं इंडिया का। ठीक है, तो इसी तरीके से इंडिया को वर्ल्ड में स्टार्टअप हब बनना है। मतलब कोई भी स्टार्टअप अगर इंडिया में शुरू होता है ना, तो उसको कभी कोई दिक्कत नहीं होती। इंडिया में स्टार्टअप शुरू हुआ मतलब हुआ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एटलीस्ट गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस चलना ना चलना वो तो उसके स्किल का और नसीब का पार्ट है, बट एटलीस्ट गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। गवर्नमेंट की वजह से बिजनेस बंद पड़ा, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इंडिया एम्स टू डू इन कमिंग ईयर्स। इट वांट्स टू पोर्ट्रे इटसेल्फ एज अ स्टार्टअप हब इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियन स्टेट्स विद स्टार्टअप पॉलिसीज। तो अभी ये जो है ना, ये एक जनरल नॉलेज के हिसाब से दिया गया है। मैं चाहूंगा आप इसको एज अ होमवर्क पढ़े, एक बार गो थ्रू कर ले। ठीक है, स्किप बिल्कुल मत करना, पढ़ लेना, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी इसमें दी हुई है अलग अलग स्टेट्स के बारे में। बट हम इसको क्लास, एक तो इजी लैंग्वेज में है और क्लास में डिस्कस नहीं करने का रीजन ऐसा है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ओपिनियन के हिसाब से तो भी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि अपना नेशनल लेवल का पेपर है, अपने पास बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन पड़े हुए पूछने को, तो स्टेट वाइज क्वेश्चन तो अपने पेपर में नहीं पूछा जाएगा। बट इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, होमवर्क बोल के, टाइम पास बोल के जरूर एक बार तो भी पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।